शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम इन्फ्लेशन के साथ में। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन को जानेंगे, फिर देखेंगे रिटेल इन्फ्लेशन क्या होती है और उसके बाद हम न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन को हम हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं और साधारण शब्दों में कहें तो महंगाई, उसको ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन वाली कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास जो रुपया रहता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसका मूल्य कम हो जाता है। कैसे कम होता है, हमारे पास 100 रुपये हैं, पहले हम 100 रुपये में 1.5 लीटर पेट्रोल ले लेते थे। आज के टाइम में हम 1 लीटर पेट्रोल ही ले पा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो 100 रुपये है इसकी वैल्यू डाउन हो गई है। एक कंडीशन तो ये बन गई है। दूसरी कंडीशन ऐसी बनती है कि इसमें पैसे की वैल्यू डाउन होती है और वस्तुओं की कीमत में उछाल देखने को हमको मिलता है, वस्तुओं की कीमत में इसमें वृद्धि होती है। एक कंडीशन ये बन रही है इन्फ्लेशन में। इसके अलावा हमें ध्यान ये रखना है, पहले हमारे पास मतलब मार्केट में इतना पैसा था, पैसा मतलब इतना था मतलब कम था। अब वो मार्केट में पैसा बढ़ गया है, इतना हो गया है। अब पैसा बढ़ने के पास सबके पास पैसा बढ़ गया है और वस्तुओं की जो संख्या है वो लिमिटेड ही, पहले भी उतनी ही थी, आज भी उतनी ही है। और जब पैसा बढ़ गया है तो लोगों की डिमांड बढ़ गई, बहुत सारे लोग खरीदार हो गए हैं। इस कंडीशन में वस्तु की कीमत में उछाल देखने को हमको मिलता है, इसको ही हम कहते हैं महंगाई। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, इन्फ्लेशन को दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक होता है रिटेल इन्फ्लेशन और एक होता है थोक वाला इन्फ्लेशन। रिटेल का मतलब है कि दुकानदार, जो खुदरा व्यापारी रहता है ना, वहाँ पर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना। और एक होता है थोक वाला इन्फ्लेशन, जहाँ पर वस्तुओं के थोक मूल्य में तेज़ी के साथ हमको वृद्धि देखने को मिलती है पार्टिकुलर टाइम में। जैसे कि हम पार्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं जुलाई की, कि जुलाई में इन्फ्लेशन कैसी रही है, तो हमने रिटेल इन्फ्लेशन को जाना। इसमें हम रिटेल वाली दुकान में महंगाई को देखते हैं। अब आज हम इन्फ्लेशन के प्रकार देखेंगे, प्रमुख कौन कौन से रूप हैं या फिर प्रकार हैं। तो सबसे पहला प्रकार हम समझते हैं चलन स्फीति आखिर होती क्या है। ठीक है, चलन स्फीति की कंडीशन में हमारे देश में पैसा की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, इसको ही हम चलन स्फीति कहते हैं। अब ये किस कंडीशन में होती है, ये होती है यदि हमारा जो सेंट्रल बैंक है अधिक कागज वाली मुद्रा चलन में डाल दे, ज़्यादा नोट वो चलन में डाल देता है। इसका मतलब यही हो गया कि पैसे की हमारे यहाँ पर वृद्धि हो गई है, इन्फ्लेशन हो गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है साख स्फीति। ठीक है, साख स्फीति क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। जब हमारे देश के जो बैंक हैं तीव्र गति से एकदम उधार देना चालू कर देते हैं, तो वस्तुओं की मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है। इसके प्रभाव से मूल्यों में वृद्धि होने लगती है, तब इसको हम कहते हैं साख स्फीति। इसके बाद तीसरे नंबर की जो इन्फ्लेशन है वो होती है मांग प्रोत्साहित। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर ये इस प्रकार की स्थिति होती क्या है। जिस देश में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है वहाँ पर वस्तु और सेवा की डिमांड तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। अब वस्तु और सेवा की मांग बढ़ रही लेकिन वस्तुएं लिमिटेड है, इससे भी महंगाई बढ़ने लग जाती है। चौथे नंबर पे आता है हीनार्थ प्रोत्साहित स्फीति। इसमें क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है आर्थिक विकास करने के लिए बड़ी बड़ी रकम खर्च कर देती है, इतनी बड़ी रकमों को टैक्स या फिर कभी कभी ऋण द्वारा भी वो पूरी नहीं कर पाती है। अब फिर क्या कम करेगी, बजट में थोड़ी कमी कर देगी। इस घाटे की पूर्ति वो नए नोट छाप कर देती है। इसको ही हीनार्थ प्रोत्साहित स्फीति कहा जाता है। अब नए नोट छाप दी है, इसका मतलब नोटों की संख्या हमारे यहाँ पर बढ़ गई है, और नोटों की संख्या बढ़ने के साथ साथ ही महंगाई बढ़ गई है, आप समझ लीजिए।
अब हमें 5वें नंबर में देखना है लागत प्रोत्साहित। लागत प्रोत्साहित स्फीति में क्या होता है, कभी कभी वस्तुओं का उत्पादन में किसानों को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ जा रहा है, इंडस्ट्री को ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ जा रहा है। ठीक है, तो उन वस्तुओं को खरीदने के लिए सरकार को अधिक खर्च करना पड़ रहा है। कई बार हम देखे हैं कि सरकार को कई सारी योजनाओं पर पहले से जितना निर्धारित था उससे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। इसका परिणाम हो जाता है लागत प्रोत्साहित स्फीति। इसके बाद 6वें नंबर पे आती है उत्पादन जनित स्फीति। कभी कभी मानसून असफल हो गया, सूखा पड़ गया है, या किसी अन्य कारण से फसल नष्ट हो गई है, या फिर हड़ताल लोग कर दिए हैं। इसके चलते चलते प्रोडक्शन में कमी आती है। इसके प्रभाव से मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वस्तु कम हो गई है और डिमांड बढ़ गई है। इसको हम कहते हैं उत्पादन जनित स्फीति। इसके अलावा यदि हम 7वें नंबर में इसका प्रकार देखें तो वो होता है पूर्ण स्फीति या फिर आंशिक स्फीति। इस कंडीशन में क्या होता है, देखो, यदि हमारी देश की इकोनॉमी में मुद्रा की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं, कब पूर्ण रोजगार की कंडीशन है उसके पहले, पूर्ण रोजगार की कंडीशन है इसके पहले यदि हम क्या काम कर दें, मुद्रा की मात्रा को बढ़ा दें, तो इसको हम कहते हैं आंशिक स्फीति। इसके विपरीत पूर्ण रोजगार के बाद भी मुद्रा की मात्रा यदि हम बढ़ा रहे हैं तो मुद्रा प्रसार बढ़ने लगता है, मतलब मुद्रा की मात्रा बढ़ने लगती है, क्योंकि ये मुद्रा की अतिरिक्त मात्रा कीमतों के बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो जाती है। इसको हम पूर्ण स्फीति कहते हैं। इसके अलावा 8वें नंबर में इसका टाइप्स यदि हम देखें तो खुली स्फीति और दबी स्फीति। यदि हमारे समाज में आय बढ़ने लग जाती है और इस आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण सरकार नहीं लगा रही है तो ये खुली मुद्रास्फीति है। यदि उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लग गया है तो ये दबी हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। 9वें नंबर पे आती है अधिविनियोग स्फीति। इसका मतलब ये है कि यदि तेजी से पूंजी विनियोग प्रारंभ हो जाए तो अकस्मात स्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि जब पूंजी के बदले में कोई मकान खरीद रहा, कोई मशीन ले रहा, कोई कच्चा माल खरीद रहा है तो नकद रकम चलन में बढ़ जाती है। इसको ही हम अधिविनियोग स्फीति कहते हैं। 10वें नंबर पे आती है अवमूल्यन जनित स्फीति। जिन देशों में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, जैसे कि नॉर्मली चाइना के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि अपने यहाँ की जो मुद्रा है वो उसको बहुत ही कम करके रखता है ताकि बाहर जो वो माल बेचता है तो उसका माल सस्ता बिकता है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ निर्यात बढ़ जाता है। अब उन्होंने निर्यात कर दिया और अपने देश में ही वस्तुओं की कमी चली गई है। इसके फलस्वरूप भी वस्तु के मूल्यों में वृद्धि आरंभ हो जाती। इसको हम कहते हैं अवमूल्यन जनित स्फीति। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 5.6% इन जुलाई। जुलाई के महीने में यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया है कि कितनी रही है। ठीक है, तो रिटेल इन्फ्लेशन कूल्ड स्लाइटली टू 5.6% इन जुलाई, स्लिपिंग बिलो द सेंट्रल बैंक्स अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड ऑफ 6% फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 मंथ्स। आरबीआई ने ये निर्धारित कर दिया है कि ये जो 6% की सीमा है इसको महंगाई क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो जुलाई के महीने में क्या हुआ है, जो 6% की लिमिट है उससे भी डाउन में आ गई है रिटेल इन्फ्लेशन। कितनी रही है जुलाई के महीने में? 5.6%। ऐसा पिछले 3 महीने में पहली बार हुआ है। अब इवन एस इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ हाल्ड फ्रॉम 28.6% इन मई और जून में 13.6% ये हो गया था। एज बेस इफेक्ट फ्रॉम द लॉकडाउन ऑफ 2020 बिगिन टू फेड। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो इसरो से है। इसरो में हमें GSLV के बारे में जानना है, तो GSLV और PSLV को सबसे पहले समझ लेते हैं। PSLV की मदद से मेनली सैटेलाइट को हम अंतरिक्ष में भेजते हैं।
ये सैटेलाइट हमारी धरती की निगरानी करते हैं या फिर वो पिक्चर खींचते हैं। ऐसे सैटेलाइट को हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं। उन तस्वीरों के आधार पर ज़मीन के किसी खास हिस्से के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करी जाती हैं। पीएसएलवी आमतौर पर अंतरिक्ष की सन सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजता है। एसएसपीओ, जिसको सन सिंक्रोनाइज सर्कुलर पोलर ऑर्बिट कह रहे हैं, कक्षा कह रहे हैं, 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी हाइट पर सैटेलाइट को भेजा जाता है। नॉर्मली 1750 किलो तक के सैटेलाइट को ये भेज सकता है, भेजा जाता है। तो अभी हमने पीएसएलवी के बारे में जाना था। अब हम देखने वाले हैं जीएसएलवी के बारे में। ये भारत के द्वारा विकसित सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल होता है। ये चौथी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। इसमें 3 अलग अलग स्टेज हैं और 4 इसमें बूस्टर बनाए गए हैं। ऊपरी वाला जो स्टेज रहता है, यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन लगाया जाता है। मेनली इसरो ने इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भेजने के लिए इसको बनाया था। जीएसएलवी का इस्तेमाल मुख्य रूप से 250 × 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित जीटीओ, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजने के लिए किया जाता है। जीटीओ में सैटेलाइट को और ऊपर इसके टारगेट तक हम पहुंचा सकते हैं। वहां ये सैटेलाइट आसमान में एक ही स्थान पर स्थायी रूप से निर्धारित हमको दिखाई देते हैं। किसी ग्राउंड एंटीना से इस पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब यदि हम दोनों में अंतर देख लेना तो पीएसएलवी पुराना सिस्टम है और जीएसएलवी नया है। जीएसएलवी ज़्यादा वजन को ले जा सकता है जबकि पीएसएलवी कम। जीएसएलवी में क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन लगाया जाता है जो ज़्यादा जोर का धक्का देता है, जबकि पीएसएलवी में परंपरागत रॉकेट इंजन लगा रहता है। जीएसएलवी में 3 ही चरण हैं जबकि पीएसएलवी में 4 चरण हैं। जीएसएलवी में 4 लिक्विड बूस्टर लगाए गए हैं जबकि पीएसएलवी में 6 सॉलिड बूस्टर हैं। जीएसएलवी के मुकाबले पीएसएलवी ज़्यादा भरोसेमंद लेकिन माना जाता है। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि जीएसएलवी F10 फेल हो गया है टू पुट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो जीएसएलवी की सहायता से हम ऑर्बिट को पृथ्वी की कक्षा में भेज रहे थे, तो इस कक्षा में वो पहुंचने के पहले ही फेल हो गया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। हमने जीएसएलवी के बारे में जान लिए हैं कि एक प्रकार का लॉन्च व्हीकल होता है जो सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा पर स्थापित करता है। इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम आई जिसके चलते चलते ये जो जीएसएलवी F10 है, रॉकेट का जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज है ना, स्पेल्ड डिसअपॉइंटमेंट फॉर द इसरो। थर्सडे की दी ये बात है। तो यदि यहाँ पर प्रॉब्लम को यदि हम देखें ना तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। इसी के चलते चलते जो थर्ड वाली स्टेज है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो होती है और इसमें जो इग्निशन होता है, फायर होती है, वो कंप्लीट नहीं हो पाई। इसी के चलते चलते ये फेल हो गया। इसमें बताया गया है कि फर्स्ट स्टेज और जो सेकंड स्टेज है ये तो नॉर्मल थी, लेकिन जो तीसरी स्टेज है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण इग्निशन नहीं हो पाया, ऐसा इसरो का कहना है। इसमें एक शब्द आया है जियो स्टेशनरी। तो जियो स्टेशनरी को हम हिंदी में भू स्थिर भी कहते हैं। जियो स्टेशनरी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इसका मतलब हो गया मूविंग इन ए सर्कुलर जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट इन द plane of the equator so that it appears to be stationary in the sky above a fixed point on the surface। इसमें मूवमेंट सर्कुलर जियोसिंक्रोनाइज ऑर्बिट में ही होता है। कहाँ पर? प्लेन ऑफ द इक्वेटर में। इससे क्या होगा, हमें ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो है एकदम स्थिर है। इन द स्काई एबाव ए फिक्स पॉइंट ऑन द सरफेस। ये फिक्स पॉइंट है धरती का। अब ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। यहीं पर जो है सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं
ऐसा प्रतीत होते हैं कि ये स्थिर हो गए हैं। तो इसको जो है भेजना था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था रियल टाइम इमेज लेना, विच कुड बी यूज फॉर क्विक मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर, एपिसोडिक इवेंट्स एंड एनी शॉर्ट टर्म इवेंट। और ये जो मिशन है इस सैटेलाइट की वो था 10 साल। अब थोड़ी सी जानकारी GSLV F10 के बारे में आप समझ लीजिए। GSLV F10 वाज इसरोस 8वें नंबर की फ्लाइट विथ इंडिजीनियस इसमें क्रायो लगा हुआ। 14 नंबर का GSLV फ्लाइट थी एंड 79th नंबर का लॉन्च था फ्रॉम श्रीहरिकोटा। एक 4 मीटर का डायामीटर और ओगिव शेप था इसका। पेलोड फायरिंग वाज फ्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस GSLV फ्लाइट। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम उड़ीसा से देखने वाले हैं। उड़ीसा में साइक्लोन आते रहते हैं, तो किनारे वाला जो एरिया रहता है, तट वाला जो एरिया रहता है समुद्र का, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसी के चलते चलते उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हम जो है एम्बैंकमेंट बनाएं। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है तटबंध, दीवार या फिर बांध। ए वॉल ऑफ स्टोन और अर्थ दैट इज बिल्ट टू स्टॉप ए रिवर फ्रॉम फ्लडिंग और टू कैरी ए रोड और रेलवे। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, तटबंध, इनको ही एम्बैंकमेंट कहा जाता है। ठीक है, मान के चलो इतने एरिया को आप पूरा समुद्र मान लो। जब साइक्लोन आएगा तो ये जो तट वाला एरिया है, यहाँ पर जो बसाहट है, उस बसाहट को हमें बचाने के लिए इस प्रकार के तटबंध बनाने की ज़रूरत है, ऐसा उड़ीसा की गवर्नमेंट कहती है, ताकि साइक्लोन से जो तटीय एरिया है वो कम से कम प्रभावित हो सके। ठीक है, ये न्यूज़ यहाँ पर बताई गई। अब यहाँ पर उड़ीसा के साइक्लोन से रिलेटेड डाटा को बताया गया जाता है अराउंड 17%। इसका मतलब है 480 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं इंडिया के कोस्ट लाइन की। इतनी एरिया स्थित है, इतना एरिया स्थित है उड़ीसा की कोस्ट लाइन में। उड़ीसा फेसेस अराउंड 35% ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म अलोंग विथ टाइडल सर्ज। ठीक है, 35% जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो उड़ीसा फेस करता है। जो स्टेट है इज द 6th मोस्ट साइक्लोन प्रोन एरिया ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर आल्सो फ्लैट टेरेन विथ फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड विथ डेंस पॉपुलेशन एडजेसेंट टू द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन के किनारे किनारे बहुत ही उपजाऊ भूमि है और काफ़ी डेंस पॉपुलेशन, वहाँ सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसलिए एम्बैंकमेंट की हाइट हमें बढ़ाने की ज़रूरत है और भी नए एम्बैंकमेंट बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा उड़ीसा की सरकार ने जो प्रयास किए उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 1636 किलोमीटर की सैलाइन प्रोटेक्शन एम्बैंकमेंट, मतलब ये जो एम्बैंकमेंट है वो समुद्र के तट पर है, इतने सारे बनाए गए हैं। इसके अलावा 5864 किलोमीटर ऑफ फ्लड प्रोटेक्शन एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं लास्ट फ्यू ईयर्स की इन्होंने बात करी। मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट हैं सच एस गंजाम, पुरी, ठीक है, जगत सिंहपुर, इसके अलावा केंद्रापारा, भद्राक एंड बालासोर डिस्ट्रिक्ट। पिछले 10 साल का यदि हम एनालाइज करें ना, तो उड़ीसा ने फेस किया है 7 वेरी सीवियर, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन। और ये जो कोस्टल बेल्ट है इसने विटनेस करी है टाइडल सर्ज में। जो टाइडल ज्वार, जो भाटा उठते हैं ना, उनकी हाइट के बारे में यहाँ पर बताई गई है 3.5 मीटर से 4.5 मीटर ड्यूरिंग साइक्लोन। जब साइक्लोन आते हैं तो पहले तो 3.5 मीटर के आते थे, लेकिन अब जो है 4.5 मीटर के आने लगे हैं। इसके बाद एक सर्वे है जो कि कंडक्ट किया गया था लोकल सर्किल के माध्यम से। टोटल 75,000 जो है रिसीव्ड, द सर्वे रिसीव्ड 75,000 रिस्पॉन्सेस फ्रॉम 280 डिस्ट्रिक्ट। 75,000 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया या फिर 75,000 रिस्पॉन्स प्राप्त हुए इस संस्था को, लोकल सर्किल को।
और ये जो सर्वे है वो 280 जिलों में कराया गया था। अब 75वीं वर्षगांठ मनाएगा आज़ादी का भारत। अभी हम क्या है उसके बस जस्ट मनाने ही वाले हैं। तो इसी के चलते चलते इन्होंने लोगों से ये पूछा है कि आने वाला जो साल है वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो ए मेजॉरिटी ऑफ इंडियन का ये फील करना है कि दैट देयर वुड बी सम फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अगले साल क्रिएट होंगी। कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कुछ थोड़े बहुत अपने धंधा पानी स्टार्ट कर पाएंगे। इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, मेजॉरिटी में लोगों का ये कहना। हाउएवर मोर देन 2/3 ऑफ देम, ठीक है, 2/3 हिस्सा क्या कह रहा है? इनका कहना है कि करप्शन इन द कंट्री वुड इंक्रीज या फिर रिमेन अनचेंज इन नेक्स्ट ईयर। अब सर्वे वाज कंडक्टेड ऑनलाइन एंड द पार्टिसिपेंट्स वर वेरीफाइड सिटीजन रजिस्टर विथ लोकल सर्किल में जो रजिस्टर हुए थे उनसे ये सर्वे कराया गया। ओवरऑल परसेंटेज की हम बात करें कि 20% लोग ये फील कर रहे हैं दैट देयर वुड बी ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल इन द नेक्स्ट 1 ईयर। अगले साल कुछ प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 3/4 ऑफ द रिस्पोंडेंट, इनका ऐसा कहना है कि कंट्री की जो सोशल स्टेबिलिटी है वुड वर्सन और रिमेन द सेम, या तो और ख़राब हो जाएगी या फिर सेम के सेम रहेगी। सोशल स्टेबिलिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ द सिटीजन ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजियस टू लाइव विथ ईच अदर इन हार्मनी एंड पीस। दो जाति के लोग, धर्म के लोग आपस में शांति के साथ रह सकें, उसी को कहते हैं सोशल स्टेबिलिटी। इसके अलावा द सर्वे आल्सो डॉक्यूमेंटेड रिस्पॉन्सेज रिगार्डिंग द कंट्रीज प्रिपेयर्डनेस फॉर द पोटेंशियल थर्ड वेव ऑफ द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से हमारा देश कितना तैयार है? तो मोर देन 1 in 3, 1/3 लोगों ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया है कि बिल्कुल कोई तैयारी ही नहीं है, वेरी लिटिल या फिर नो कॉन्फिडेंस इन इंडियाज प्रिपेयर्डनेस टू टैकल इट। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है मणिपुर से। गवर्नर इन चार्ज ऑफ मणिपुर स्वॉर्न, सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, ठीक है, वाज स्वॉर्न इन ऑन थर्सडे एज द गवर्नर इन चार्ज ऑफ मणिपुर। तो इन्हें अभी मणिपुर का इंचार्ज गवर्नर बना दिया गया है, जबकि ये हैं सिक्किम के गवर्नर। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट PB संजय कुमार एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस। चीफ मिनिस्टर N बीरेन, सम मिनिस्टर, MLA एंड सम हाई रैंकिंग सिविल सर्वेंट एंड पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट रहे थे। द नंबर ऑफ इन्वाइटीज वाज स्लेस्ड इन व्यू ऑफ कोरोना। मणिपुर गवर्नर नजमा हैपतुल्ला हैज़ बीन ऑन लीव, और वो रिटायर होने वाले हैं अगस्त 20 को, और ये कोई कंफर्म नहीं है कि वो रिटायरमेंट के पहले अपने ऑफिस आ सकते हैं, इसलिए उनको चार्ज दे दिया गया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है इंडिया और सऊदी अरबिया के रिलेशन से रिलेटेड है। इंडिया सऊदी अरबिया बिगिन नवल एक्सरसाइज। तो बायलैटरल नवल एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब और इंडिया के बीच में, जिसका नाम है अल मोहद अल हिंदी, गॉट अंडर वे ऑन थर्सडे के दिन ये शुरू हो गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एलिफेंट और टाइगर की संख्या की गणना से रिलेटेड, काउंटिंग से रिलेटेड है। तो इसमें बताया जा रहा है इंडिया विल मूव टू सिस्टम दैट विल काउंट टाइगर्स एंड एलिफेंट एज पार्ट ऑफ द कॉमन सर्वे। द टाइगर सर्वे इज यूजुअली हेल्ड वंस इन 4 years। हर 4 साल में एक बार टाइगर की जनसंख्या की गणना होती है, और एलिफेंट की काउंटिंग होती है हर 5 साल में। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट 2018-19 का सर्वे, देयर वर 2997 टाइगर इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू द लास्ट काउंट 2017, देयर वर 29,964 एलिफेंट इन इंडिया। हाथियों की संख्या 2017 से बताई गई है,
और 18-19 के डेटा से टाइगर की संख्या 2997 बताई गई है। इसमें कुछ कुछ टेक्निक्स के बारे में बताई गई है कि इन रिसेंट ईयर टेक्निक्स सच एज एनालाइजिंग डंग सैंपल, ठीक है, हाथी का जो मल रहता है उसके सैंपल से ये बात एस्टिमेट लगा रहे हैं कि बर्थ रेट क्या है उसका एंड पॉपुलेशन ट्रेंड कैसा है एलिफेंट का। सेविंग कॉस्ट, गिवन दैट 90% ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय एलिफेंट्स एंड टाइगर इज कॉमन एंड वंस एस्टिमेशन मेथड आर स्टैंडर्डाइज्ड, हैविंग ए कॉमन सर्वे कैन सिग्निफिकेंटली सेव कॉस्ट। तो गणना की ये कॉमन मेथड चाहते हैं। इन 2017 यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री रिपोर्टेड दैट देयर वर 27,312 एलिफेंट ऑन एवरेज इन कंट्री। एवरेज यहाँ पर उन्होंने बताया था। अकॉर्डिंग टू द फिगर्स कोलेटेड फ्रॉम 23 स्टेट, इट डिक्लाइन फ्रॉम 29,576 एलिफेंट रिकॉर्डेड एज द मीन फिगर इन 2012। 2012 में तो ज़्यादा थे, अभी कम कैसे हो गए। फिर भी 2019 में इमर्ज दैट केरला में हैव अंडर काउंटेड ऑलमोस्ट 2700 एलिफेंट इन द लेटेस्ट एलिफेंट सेंसस। द अपडेटेड 2017 फिगर शोड 29,964 एलिफेंट ऑन एवरेज, या फिर स्लाइट इंक्रीज फ्रॉम द 2012। अब हम देख लेते हैं जो एशियन एलिफेंट है ना, वो IUCN की इंडेंजर्ड प्रजाति में इनको शामिल किया गया है, ठीक है, और ये रेड लिस्ट में शामिल है। मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन रहती है हमारे इंडिया में।